अच्छा, आप देखेंगे हम चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो ये मैंने कुछ इक्वेशन लिखी हैं, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगी। थोड़ी सी थ्योरी आपको वहाँ से पढ़नी पड़ेगी, मैं ज़रा इसे तेज़ी से गुजारूंगा क्योंकि थ्योरी थ्योरी है। तो ज़ाहिर क्लास जब हम फिज़िकली लेते हैं तो फिर सब चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो वो स्टेप्स तो मैं अभी भी करूँगा, लेकिन थ्योरी जो है वो लिखवाने की हद तक। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये देखें, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पर जो है पहली वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी है, a नॉट एक्स, a1x, a2x, दीज आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। dy बाई डी एक्स के जो कोफिशेंट हैं वो भी फंक्शन ऑफ x हैं। अच्छा, ये चूँकि अभी हमने आपको लिखवाया नहीं था, डी एन अपॉन, अगर ये एन ब्रैकेट में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। एन बगैर ब्रैकेट लिखा हो तो जाहिर है उसका मतलब तो पावर होगा, लेकिन अगर ब्रैकेट में ये लिख देंगे आप तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। तो ये उसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिख लिया। तो ये और ये एक ही चीज़ है, इसलिए इनको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। देखिए यहाँ क्यू एक्स वही है फंक्शन ऑफ एक्स। जाहिर है अगर वाई में की फॉर्म में होगा तो ये फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी 9.6 में, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये थी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो अब जाहिर है कि पी एक्स वहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स, वाई का कोफिशिएंट था, यहाँ पर भी वाई का कोफिशिएंट है फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन तो ये दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन विथ वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कोफिशिएंट। लेकिन अगर आपके पास ये जो ए नोट, a1, a2 वगैरह हैं, अगर ये कांस्टेंट नंबर हो तो इसी को हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। अब इसके बाद ये बहरहाल आप उतार लीजिएगा, बुक में भी आपकी मौजूद है इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में भी है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो एक डी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो आप सोचते होंगे कि जब हम पावर लगाते हैं, ये पावर है, ये ऑर्डर की फॉर्म है, इस तरह लिखा जाए तो ये nth ऑर्डर तो है, ये पूरे को हम कहते हैं nth ऑर्डर। लेकिन अगर हम लिखते हैं डी एन अपॉन, जैसे ये लिखते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो शायद आपके जहन में ये आता हो कि ये जो है, ये जहाँ तो हमने y से पहले लिखा हुआ है स्क्वायर और यहाँ हमने x के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो y को आप अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास डी ऑपरेटर आर्टिकल के इसी फॉर्म में हम डी को लिखेंगे कैपिटल डी, डी ऑपरेटर। we can replace this d by dx by capital D। तो जाहिर है कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो भी हमने लिखा था, इसका मतलब है डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो वी कैन रिप्लेस दिस एज डी स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो डी एन अपॉन डी एक्स एन विल बी रिप्लेस्ड बाई डी रेज टू पावर एन। अब ये पावर है, इसे हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, दिस इज द पावर ऑफ डी, कैपिटल डी। तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ कैपिटल डी। तो यही जो 2 है, मैं इसे 2.1 ही कहूँगा या 3 कह देते हैं, चलें इसको। चीज़ एक ही है, सिर्फ लिखने का स्टाइल में फ़र्क है। डी की पावर एन प्लस ए नॉट a1 डी एन माइनस 1, वाई को हम कॉमन निकाल लें यहाँ से,
a2d² dn minus 2 plus so on. Second last term, an minus 1 d raised to power n minus 1 an, इसके साथ d नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर y है सिर्फ, तो y को हमने कॉमन निकाल दिया और ये तो qx है, लेट मी कॉल इक्वेशन 3। तो बेसिकली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एक ही हैं, हमने लिखने का स्टाइल चेंज किया है कि रिप्लेस कर दिया है डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी की फॉर्म में। और चूँकि अभी ये इस चीज़ को आप देखें, इसको हमने रिप्लेस किया है, तो अब ये जो n पावर है डी, सिर्फ डी होगा, ये वाई डैश की जगह लगाया है, तो डी की पावर 1 जाएगा। पावर 1 आमतौर पे हम नहीं लिखते, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर डी की पावर 1 है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में। तो इक्वेशन 1 तो अगर फंक्शन ऑफ एक्स होता तो हम इक्वेशन 1 कहते। तो इक्वेशन 2 जो हमने इक्वेशन 1 से बनाई है कि व्हेन वी हैव दीज कोफिशिएंट आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, तो यही इनफैक्ट हमने चूँकि इस फॉर्म में नहीं लिखी थी, इसको डायरेक्ट यही फॉर्म ली थी, तो वी कैन रिप्लेस दिस बाय दिस वन। अच्छा, अब इसके बाद एक आ जाती है होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है कि अगर इफ यू टेक क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्यू एक्स अगर 0 हो जाए तो इसके बाद ये लिख लेना लाइन, मैंने ज़रा यहीं को ये लाइन यहाँ लिख लेना, मैं लाइन ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। तो ये हमारे पास होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। So this is called homogeneous linear differential equation of order n। और फिर अब इससे अगर ये गिवन हो, इससे ये निकालोगे तो है तो ये होमोजीनस, लेकिन हमने इसको रिड्यूस कर दी, क्यू एक्स को 0 ले लिया, समझ लें आप। और ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है इन डी। तो इक्वेशन नंबर 3 को भी आप कह सकते हैं कि वेयर दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो मैं 3 से को दोबारा लिख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो मैं इसको कोई नया नंबर नहीं दे रहा, 3.1 दे देता हूँ कि 3 से ही हमने, where FD is, where FD का मतलब है A0 D की पावर n, A1 D की पावर n माइनस 1, A2 D की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, an माइनस 1 D प्लस an। FD का मतलब है ये हमने इसे फंक्शन के तौर पे ले लिया, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन डी है, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन डी। और चूंकि हमने d को एज ए ऑपरेटर लिया है, तो हम d को किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, या वेरिएबल कह लो उसे, जिसकी वैल्यूज फिर हमें निकालनी होती हैं। तो आमतौर पे बुक्स में जो है वो स्मॉल m यूज़ किया गया है यहाँ पर, जिसे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा गया है। वी कैन राइट फ्रॉम हेयर, वी कैन राइट दिस एज f ऑफ m, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये d का मतलब तो डेरिवेटिव होता है, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर
डी को रिप्लेस कर दिया हमने किसी एक वेरिएबल से, वेरिएबल कह लो इसे या आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह लो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ए नॉट एम की पावर एन a1 m raised to power n minus 1 a2 m raised to power n minus 2 plus 1 an minus 1 m plus an. So this 3.2 is called auxiliary equation या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आमतौर पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी हम यूज़ करते हैं 4 की, राइट हैंड साइड को 0 लेके हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी। यानी अगर मैं क्यू एक्स को अभी यानी 4.1 अगर मैं लिखना चाहूँ, 4 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 0। लेट मी कॉल 4.1, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जाहिर है कि अब ये पॉलिनोमियल बन गई इन एम, जाहिर है इक्वल टू 0 है, तो आप इसे y को डिवाइड कर दो उस तरफ ले जाके, तो y को डिवाइड कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दें y से, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 0, तो y भी ख़त्म हो गया। तो ये दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो है n इक्वल टू 0 है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और हायर डिग्री इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, तो उसके रूट निकाला करते हैं। तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल है आपके पास, इसके आपको सॉल्व करना है। इनका जो सॉल्व करेंगे जब आप, तो हेडिंग दे दो सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन या होमोजीनस इक्वेशन, क्योंकि होमोजीनस से हमने ये बनाया है। और फिर अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 4.1 या इक्वेशन 4। अब रूट आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वहाँ तो सिर्फ 2 रूट थे, तो 2 रूट या तो रियल थे, रियल में अनइक्वल थे या इक्वल थे, तो 2 ही हैं चूँकि, इसलिए या तो अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे। और तीसरा केस उसमें था कि कॉम्प्लेक्स रूट, ज़ाहिर कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये थोड़ी सी थ्योरी, अब इसकी थ्योरी कि इसे कैसे क्या करना है हमें, क्योंकि मैं थ्योरी आज सारी दे देता हूँ, आज मौका मिला तो एक आध सवाल कर लेंगे इसका, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो पहला केस 1, इफ रूट्स आर real and unequal, if all roots are, कर लो, if all roots are real and unequal, let m1 m2 m3 and so on be the roots, सारे रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। तो बस रूट निकालने हैं और आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है।
तो वैसे जब आप ये होगी हमारे पास मुकम्मल इक्वेशन होगी, राइट हैंड साइड नहीं होगा हमारे पास मौजूद, तो जब हम इसे ज़ीरो बना देंगे होमोजीनस के लिए, तो वो जो रूट है, रूट ऑफ द रियल रूट्स आर रियल एंड unequal. These roots are the roots of homogeneous equation. The roots of the homogeneous equation या solution of the homogeneous equation is called complementary solution, और इसे हम YC से लिखते हैं। तो YC will be equal to complementary solution. YC will be equal to, अब ये आपको बहुत पहले ही बता दिया गया था कि जितने और जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्यूशन में आएंगे। ये हमने बहुत पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू की थी तो जब फॉर्मेशन से पहले लिखवाया था कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं इतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल होगी। तो इसके रिवर्स में देखें कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इतने ही जो सॉल्यूशन आएगा इतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो पहला केस व्हेन रूट्स आर रियल एंड ऑल आर अनइक्वल, तो आप क्या करें कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करो C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x प्लस C3 e रेज टू पावर m3x plus so on. So that will be the solution. बस सॉल्यूशन आपको सिर्फ लिख देना है कि किस फॉर्म में लिखा जाएगा। That will be the complementary solution if roots are real and unequal. तो ये डिफरेंट रूट्स हैं, m1 m2 m3 डिफरेंट रूट्स हैं, रियल हैं, तो ये उसका तरीकाकार है सॉल्यूशन लिखने का। केस 2, अब जाहिर है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिर्फ दो ही रूट होते हैं, या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर तीन हो तो तीन के फिर चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि तीनों इक्वल भी हो सकते हैं और तीनों में से दो इक्वल हो और तीसरा अनइक्वल हो, या चार हो तो कुछ रूट इक्वल हो कुछ रूट अनइक्वल हो। तो हम केस 2 में इसलिए ऑल को इक्वल नहीं लिखते, हम यहाँ लिखते हैं सम रूट्स आर सम रियल रूट्स आर इक्वल। तो ये हेडिंग केस 2। तो लेट m1 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 m2 m3 be the roots। यानी तीन रूट जो हैं रियल रूट वो इक्वल हैं, m1 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 तीन रूट जो हैं वो इक्वल हैं, उन्हें हमने m1 कहा, और बाकी डिफरेंट रूट हैं। तो कुछ रूट जो हैं वो इक्वल हैं और बाकी डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट रूट्स को लिखने का तो यही तरीका रहेगा। अब ये जो इक्वल रूट्स हैं, तो देन इफ दीज आर द रूट्स देन द सॉल्यूशन YC विल बी इक्वल टू, अब हम इसे जिस तरह पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त लिखते हैं तो हम इसे इस तरह लिखेंगे C1, क्योंकि तीन है तो x स्क्वायर से शुरू करोगे, e रेज टू पावर m1x। तो ये है मेथड। अब चाहें आप इसे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि C1 को
विदाउट एक्स लिख लो, C2 को x के साथ, C3 के साथ x स्क्वायर लिख दो। तो जैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हुए हमने आप लोगों को बताया था कि जो फैक्टर होता है, जो जहाँ पर रूट्स आर नॉन लीनियर हो तो हम कैसे लिखते हैं, तो उसके ऊपर जो हम लिखते हैं वो इसी तर्ज में लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप इसी स्टाइल में लिखेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप चाहो तो पहले वाले को विदाउट एक्स लिख दो, आखिर वाले को एक्स स्क्वायर लिख दो, यानी एक्स की पावर जो है वो डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो तीन आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ कर लिए इन तीनों रूट्स के लिए, और इसके बाद चूँकि अनइक्वल हैं तो वो फिर आप C4e⁻m2x प्लस C5e⁻m3x and so on. That will be the solution. Case 3. Again, मैं ये कहूँगा कि if some roots are complex, तो जाहिर है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। ये ज़रूर रहे कि याद रहे कि कॉम्प्लेक्स जो हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट के फॉर्म में। तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी फिर केस बनता है कि रिपीटेड हों, अनइक्वल हों। तो हम सिर्फ अनइक्वल का केस डिस्कस करेंगे। अगर कभी आ गया रिपीटेड रूट्स का भी, कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स का, तो फिर उसको वहाँ देख लेंगे। किसी सवाल में आ जाता है तो वही एक आधी सवाल हो सकता है ऐसा हो। तो इफ सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अदर आर रियल, अब रियल में फिर वही बात दोनों कि अब हमने दोनों का लिखने का तरीका सीख लिया है, तो जैसे भी होगा उसी स्टाइल में फिर आप इसे लिख लें। कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे लिखा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो आमतौर पे लेट α1 प्लस माइनस आयोटा बीटा 1, α2 प्लस माइनस आयोटा बीटा 2, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं हमारे पास, और उसके बाद m1 m2 एंड सो ऑन। तो जाहिर है 6 रूट हमने यहाँ लिखे हैं एंड सो ऑन करके भी छोड़ दिया है। ज़्यादा ऑर्डर की होगी तो उसी हिसाब से फिर आगे आप सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब अगर ये इस किस्म का सवाल है आपके पास, तो देखें ये आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स में ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर इस सूरत में इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए देन yc इज इक्वल टू, इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो यूज़ होगा c1। अब चाहो साइन को पहले लिख लो, चाहे कॉस को पहले लिख लो। साइन बीटा 1 x प्लस c2 कॉस बीटा 1 x। तो ये तो आ गया जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था, उसको आपने इसमें यूज़ कर लिया एंगल में, बीटा 1 x। तो एक साइन एक कॉस दोनों, तो अब चाहो तो कॉस को पहले लिख लो, चाहे साइन को पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसके लिए हमने ये लिख लिया, और जो रियल पार्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट था, और ये रियल पार्ट है उसके लिए अगेन एक्सपोनेंशियल जैसे यहाँ लिखे हैं हमने α1x, सिमिलरली प्लस c3 साइन बीटा 2x प्लस c4 कॉस बीटा 2x e⁻α2x। तो ये तो आपके पास आ गए जो 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूट थे, उनके लिए आपने लिख दिया। उसके बाद जो आपके पास रियल रूट है, तो इसी तरह से फिर रियल रूट को जैसे पहले लिखते थे, तो 4 रूट जो थे वो उनमें के लिए 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हो गए।
तो C5 e raised to power m1x plus C6 e raised to power m2x and plus so on. So that will be the solution in case 3. तो जैसे मैंने कहा कि केस 4 भी हो सकता है, लेकिन वो अगर कोई आ जाएगा सवाल तो उस टाइम लिखने का वही तरीका होगा जैसे यहाँ रिपीट किया, ऐसे इसी तरह इसको लिखा जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 10.1। दोबारा शुरू कर दिया, 5 मिनट में हो जाएगा ये हो जाएगा एक सवाल। अच्छा अब देखें ये इस फॉर्म में डी की फॉर्म में ही सवाल दिया हुआ है, राइट हैंड साइड 0 है, तो इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन m की फॉर्म में लिख लो, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दिस कैन बी रिटन, चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर लो, लेकिन जो कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो होल स्क्वायर की फॉर्म में ला के कर लो। तो जाहिर है कि दोनों फैक्टर जो हैं वो रिपीटेड फैक्टर हैं, तो m के दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, 2/3 एंड 2/3। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो वाई सी इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ वाई सी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सवाल में राइट हैंड साइड गिवन था 0, हमने उसे 0 कंसीडर नहीं किया, तो जो वाई सी जो है वो वाई के इक्वल ही होगा। तो यहाँ डायरेक्ट आप वाई लिखेंगे, तो वाई इज इक्वल टू, अब रिपीटेड रूट है तो m1x प्लस m2 e raised to power 2/3x, that will be the answer. देखें क्वेश्चन नंबर 3। नहीं आगे बढ़ा दे,